Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some more problems on dimensions. So without getting delay, let's get started. Consider the following row vectors. Alpha 1 equals to 1 1 0 1 0 0. Alpha 2 equals to 1 1 0 0 1 0. Alpha 3 equals to 1 1 0 0 0 1. Alpha 4 equals to 1 0 1 1 0 0. Alpha 5 equals to 10 10 10 and alpha 6 equals to 10 10 01. The dimension of the vector space spanned by this row vector is A6, B5, C4 and D3. इसे कैसे डिस्कस करेंगे? इसे हम मैट्रिक्स के जो रैंक निकालते हैं वहीं से डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं अगर आपको ब्रीफली आइडिया दे दूं 3x3 मैट्रिक्स से, अगर ऐसी हमारी कोई एंट्री होगी तो पहले हम इसकी मदद से ये दोनों को जीरो बनाएंगे, फिर इसकी मदद से इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे जितनी भी रो नॉन जीरो रो बच जाएंगी उसे हम उस स्पेस का डायमेंशन बोल देंगे। वो कैसे करेंगे, आइए इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जो 6 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा कौन सा वेक्टर होगा? 1 0 1 1 0 1 0 0। उसके बाद क्या आएगा? 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0। उसके बाद कौन सा आएगा? 1 1 0 0 0 1। इसके बाद 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। इसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। उसके बाद आएगा 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। तो अभी क्या करेंगे हम? चलिए अगर यहाँ पे मैं मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर दूं, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारा लंबा सा मैट्रिक्स तैयार हो गया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो एंट्री है यानी कि R1 की जो फर्स्ट एंट्री है उससे हम कोशिश करेंगे कि उसके नीचे की सारी एंट्री से वो जीरो हो जाएंगे। यानी कि सिंपली क्या करेंगे, ये सारी की सारी बाकी की रो है यानी कि R2 से लेके R6 तक की रो है, उसमें से हम R1 को माइनस कर देंगे। तो मैं इसी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाता हूं। तो यहां से ये माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा? ये वाली एंट्री हमारी जीरो हो जाएगी। तो मैं जीरो लिख दे रहा हूं। ओके, यानी कि 1 - 1 अगेन ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0 0 - 0 नो चेंज। 0 - 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? माइनस का 1। ओके, यहाँ पे 1 - 0 तो नो चेंज। 0 - 0 अगेन नो चेंज। अभी R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिमिलरली 1 - 1 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 - 0 नो चेंज। 0 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का 1। ओके, यहाँ पे माइनस का 1। 0 - 0 नो चेंज और 1 - 0 तो भी नो चेंज। अभी R4 में से R1 को माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? 1 - 1 0 आ जाएगा। 0 - 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। आइए जरा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस का 1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 - 0 नो चेंज और 1 - 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और बाकी का 0 तो है ही और ऊपर भी 0 है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर R5 में से R1 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? एंट्री 0 आ जाएगी। 0 0 माइनस का 1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1। ओके ओके,
1 माइनस 0 नो चेंज, और 0 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, माइनस का 1, यहाँ पे 1 माइनस 0 नो चेंज, और 0 माइनस 0 अगेन नो चेंज। अभी R6 में से R1 को माइनस करते हैं तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह लिख देते हैं माइनस का 1, 1 माइनस 0 नो चेंज, और 0 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे 0 माइनस 0 नो चेंज, और 1 माइनस 0 अगेन नो चेंज। ओके, अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरी रो की दूसरी नॉन जीरो एंट्री से हम बाकी की रो की नॉन जीरो एंट्री को जीरो करने की कोशिश करते हैं। पर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड रो है उसमें तो उसकी सेकंड एंट्री नॉन जीरो है ही नहीं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जिस रो की भी सेकंड एंट्री नॉन जीरो है उसे हम R2 की जगह ले आते हैं, और उसकी जगह यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे R4 को R2 की जगह ले आएंगे और R2 को हम R4 की जगह ले आएंगे, क्योंकि हमें रो एक्सचेंज करने की परवानगी होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से ये लिख दे रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 0 0, और R2 है उसकी जगह हम कौन सी ले आ रहे हैं, R4 को ले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 माइनस 1 1 0 0 0, और R3 को एज इट इज लिख देंगे, 0 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, और R2 जो थी उसको हम R4 की जगह लिख देंगे, तो वो कौन सी थी, 0 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0, और बाकी की जो दो रो है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0, और ये वाली कौन सी है, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 और 1। अभी हमारी कोशिश क्या रहेगी, इस सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है उससे हम उसके नीचे की सारी एंट्रीज को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये -1 जो है उसी की मदद से ये जो दो एंट्री है उसे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा, R5 माइनस R2 करेंगे, यानी कि -1 माइनस का -1, तो ये एंट्री हमारी जीरो हो पा रही होगी। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, अभी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये -1 माइनस 0 नो चेंज, 1 माइनस 0 नो चेंज, और 0 माइनस 0 नो चेंज। ओके, अभी R6 माइनस R2 करेंगे, तो -1 माइनस का -1, तो ये एंट्री अगेन जीरो होगी। तो आइए इसे हम जीरो कर देते हैं, ये एंट्री जीरो हो गई। अभी क्या है, 1 माइनस 1, यानी कि ये एंट्री भी हमारी जीरो हो जाएगी। -1 माइनस 0 नो चेंज, 0 माइनस 0 नो चेंज, एंड 1 माइनस 0 नो चेंज। अभी हमारी नेक्स्ट कोशिश क्या रहेगी कि थर्ड रो की थर्ड एंट्री से उसकी नीचे की सारी एंट्री को जीरो बनाए। पर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे तो सारी की सारी एंट्री जीरो है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड एंट्री की, यानी कि अभी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड रो की फोर्थ एंट्री पे पहुंच जाएंगे, और उसकी मदद से उसके नीचे की सारी एंट्री को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। उस कदम में हमारा पहला स्टेप कौन सा होगा, R4 है उससे हम R3 को माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे -1 माइनस का -1, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, हमारी ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, 1 माइनस 0 तो नो चेंज, 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, माइनस का 1। अभी यहाँ से R5 जो है उसमें से हम R3 को माइनस करेंगे, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी,
-1 माइनस का -1, तो यानी कि ये एंट्री हमारी 0 हो जाएगी। 1 माइनस 0 नो चेंज और 0 -1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1। अभी R6 माइनस R3 करेंगे। ओके, तो -1 माइनस का -1, तो ये चीज हमारी क्या होने वाली है, अभी 0 होने वाली है। तो आइए जरा मैं लिख देता हूँ 0। 0 माइनस 0 कोई चेंज नहीं, और 1 माइनस यानी कि 1 माइनस का ये 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये चीज भी हमारी 0 हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, बाकी की यहाँ पे ये जो एंट्री है उसकी मदद से ये सारी की सारी एंट्री को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, R5 माइनस R4 कर रहे हैं। ओके, और -1 माइनस का क्या है, माइनस का 1, तो ये चीज भी हमारी 0 हो जाएगी। ओके, अभी आप कोई भी ऑपरेशन लगा के ये चीज नहीं कर सकते। अभी हमें यहाँ से क्या करना होगा कि हमें यहाँ से नॉन जीरो जो रो है उसे काउंट करना होगा, और जो हमारी गिवन वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन भी हमारी नॉन जीरो रो के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो हमारी कितनी नॉन जीरो रो है, 1 2 3 और 4, और बाकी की जो 2 रो है वो पूरी तरीके से 0 हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 इज अ बेसिस ऑफ R4? B1 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। B2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 and 1 2 3 4, and B3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 and -5 5 0 0। तो A B1 and B2 but not B3, B B1 B2 and B3, C B1 and B3 but not B2, and D only B1। अभी हमारे पास यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमें R4 जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस ढूंढना है, और हम जानते हैं कि R4 है उसे कोई भी 4 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए तो उसे हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि इसमें से B1, B2 एंड B3 उसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कि हमारे पास 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, ये जो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं उसे हम 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स में लिखेंगे। वो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का रैंक हमें 4 मिल गया, यानी कि उस सेट के पास 4 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, और उसी से हम बोल सकते हैं कि गिवन जो वेक्टर स्पेस है उसका ये बेसिस बन सकता है। ओके, तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले। मैं यहाँ पे B1 को चेक करने की कोशिश करता हूँ। B1 को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, 1 0 0 0। दूसरा वेक्टर कौन सा है, 1 1 0 0। तीसरा वेक्टर कौन सा है, 1 1 1 और 0, और चौथा वेक्टर कौन सा है, 1 1 1 और 1। तो हमारा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अभी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस कौन सी है, इसकी मदद से, यानी कि इसकी मदद से ये बाकी के नीचे के सारी की सारी रो के ये जो एलिमेंट है उसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा, और बाकी 1 - 0 कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 0 - 0 नो चेंज और 0 - 0 नो चेंज। अभी यहाँ से R3 - R1 करे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 नो चेंज, 1 - 0 नो चेंज और 0 - 0 अगेन नो चेंज।
R4 में क्या है, R4 माइनस R1 करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 का 1 नो चेंज, 1 माइनस 0 नो चेंज और 1 माइनस 0 नो चेंज। अभी सेकंड टास्क हमारा क्या होता है, सेकंड रो की सेकंड एंट्री से उसकी नीचे की सारी एंट्रीज को 0 बनाए। यहाँ पे कैसे करेंगे, R3 माइनस R2 करेंगे, यानी कि 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 नो चेंज और 0 माइनस 0 अगेन नो चेंज। ओके, अभी क्या करेंगे, R4 माइनस R2 करेंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 का 1 ही रहेगा और 1 माइनस 0 नो चेंज। ओके ओके, अभी नेक्स्ट टास्क कौन सा है, तीसरी रो की तीसरी एंट्री से, यानी कि तीसरी रो की तीसरी नॉन जीरो एंट्री से उसकी नीचे की सारी रो के एलिमेंट को 0 बनाना, यानी कि ये एंट्री की मदद से ये सारे के सारे एलिमेंट है उसे 0 बनाना। तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर 1 माइनस 0 नो चेंज। अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमारा टास्क खत्म हो गया B1 के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एंट्री है वो भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, यानी कि B1 सेट दिया गया है उसके सारे के सारे, यानी कि चारों जो वेक्टर्स है वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। कोई भी 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से हम R4 को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि B1 है वो बेसिस ऑफ R4 हो सकता है। ओके, तो ये हमारा बेसिस होगा। अभी B2 को भी ऐसे ही चेक करेंगे। B2 को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1 0 0 0, दूसरा वेक्टर कौन सा है 1 2 0 0 1 2 0 0, तीसरा कौन सा है 1 2 3 0 1 2 3 0 और हमारा फोर्थ वेक्टर है 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आए, पहला हमारा टास्क होता है कि यहाँ पे पहली रो की पहली एंट्री की मदद से उसके नीचे की सारी एंट्री को 0 बना दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 माइनस R1, यानी कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 नो चेंज, 0 माइनस 0 नो चेंज और 0 माइनस 0 नो चेंज। दूसरा क्या करेंगे, R3 यानी कि R3 माइनस R1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 नो चेंज, 3 माइनस 0 अगेन नो चेंज और 0 माइनस 0 नो चेंज। अभी R4 माइनस R1 करते हैं, तो 1 माइनस 1 ये वाला 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 नो चेंज, 3 माइनस 0 भी नो चेंज और 4 माइनस 0 नो चेंज। सेकंड टास्क हमारा क्या रहता है, रो 2 की दूसरी एंट्री से उसकी नीचे की सारी ये जो एंट्री है उसे 0 बनाना है। तो वो तो एकदम सिंपल है, क्या करोगे आप R3 माइनस R2 कर दोगे। ओके, जैसे ही R3 माइनस R2 करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 नो चेंज और 0 माइनस 0 अगेन नो चेंज। सिमिलरली अभी क्या करोगे, ये जो एंट्री है यानी कि R4 माइनस R2 करोगे तो 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 0 नो चेंज और 4 माइनस 0 नो चेंज। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, तीसरी रो की तीसरी एंट्री की मदद से उसके नीचे की सारी एंट्री को 0 बनाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली R4 माइनस R3 कर देंगे। ओके, तो हमारी ये जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो अभी हमारा पूरा टास्क खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं
यहाँ पे भी हमारी एक भी नॉन जीरो रो नहीं मिली, यानी कि हमारे चारों के चारों जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारा B2 जो है वो भी बेसिस हो जाएगा। ओके, अभी B3 के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं B3 इसे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1 2 0 0 1 2 0 0। सेकंड वेक्टर क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1। थर्ड वेक्टर क्या है 2 1 0 0 2 1 0 0। और फोर्थ वेक्टर कौन सा है -5 5 0 0 -5 5 0 0। टास्क तो हमारा अब भी सेम ही है। हम क्या करते हैं हमेशा के लिए रो 1 की फर्स्ट एंट्री से उसके नीचे की सारी एंट्री से उसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा टास्क क्या रहेगा 2 को 0 बनाए। तो 2 को 0 बनाने की मदद से R1 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 2 - 2 क्या हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 बना दिया। अभी नेक्स्ट क्या है 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, यानी कि 1 - 2 × 2 4, यानी कि 1 - 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 3। 0 - 0 ही होगा तो नो चेंज, और यहाँ पे भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। अभी इसको 0 बनाना है इसकी मदद से, तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, ये चीज हमारी 0 हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। 5 × 2 10, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। ये वाला हमारा 15 बन जाएगा। ओके, ये टास्क भी हमारा खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे इसकी मदद से इसको क्या 0 बना सकते हैं या नहीं वो देखेंगे। ओके, तो अगर इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। ओके, तो यहीं पे हमारा टास्क पूरा खत्म हो जाएगा। और खत्म करके टास्क हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी एक रो है वो पूरी की पूरी 0 बन गई है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 है, यानी कि B3 सेट है उसमें सिर्फ 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और हमें R4 जनरेट करने के लिए कोई भी 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, और यहाँ पे तो हमारे पास 3 ही है, तो हमारा B3 बेसिस नहीं हो सकता, यानी कि B1 and B2 इज बेसिस बट B3 इज नॉट अ बेसिस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है A, B1 and B2 but not B3। तो यस, A is the correct answer over here। आई होप ये क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से समझ में आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस फ्रॉम R to R is a vector space over R। S1 all those f such that limit x tending to 3fx equals to 0। S2 all those g such that limit x tending to 3gx equals to 1। and S3 equals to all those h such that limit x tending to 3hx exist। A only S1, B only S2, C S1 and S3 but not S2, and D all the three are vector spaces। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए वैसे तो हमें कई सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है, पर उसके लिए हमारे पास एज सच एक वन स्टेप टेस्ट होता है। और वो क्या होता है अगर हमारा F एंड G हमारा कोई भी स्पेस में बिलोंग करता हो, सपोज फॉर एग्जांपल S1 ले लेता हूं, यहाँ पे अगर ये S1 में बिलोंग कर गया और अल्फा बीटा हम स्केलर ले ले, यहाँ पे हमारी फील्ड है R, तो R से अल्फा और बीटा ले ले, तो अल्फा F प्लस बीटा G भी अगर S1 में बिलोंग कर गया, फिर हम बोल सकते हैं कि S1
वेक्टर स्पेस है। और एक शर्त वो भी होती है, यानी कि वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए हम पहले नेसेसरीली यही चेक कर देते हैं कि क्या जीरो उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर जीरो ही नहीं बिलोंग किया तो हम सीधा बोल देंगे कि ये जो चीज है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगी। तो हमारी ऑलवेज ये आप एल्गोरिथम डेवलप कर लीजिए, कहीं पे भी अगर हमें वेक्टर स्पेस ढूंढने को बोले कि इसमें से कौन सी वेक्टर स्पेस है और कौन सी नहीं है, पहला कदम आपका हमेशा ही रहना चाहिए कि आप ये चेक करो कि क्या इसमें जीरो आएगा या नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आया तो ये वेक्टर स्पेस होगी ही नहीं। अगर जीरो आया फिर आप वन स्टेप टेस्ट में आ जाओगे, और वो क्या बोलता है, अगर कोई भी एफ एंड जी हमारे स्पेस में है और अल्फा बीटा हमारे कोई भी स्केलर है, तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी अगर स्पेस में आ गया तो फिर हम उस स्पेस को वेक्टर स्पेस बोल लेंगे। चलिए, अगर S1 को हम चेक करें तो यहाँ पे जीरो आने में कोई भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, एफ एंड जी कोई फंक्शन हमने S1 में से ले लिया है, तो उसका मतलब तो सरासर यही है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और दूसरी एक चीज ये भी हो रही होगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 gx भी हमारा क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो अल्फा बीटा अगर कोई भी हम r में से ले ले, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r, और अगर हम ये चेक करें लिमिट x टेंडिंग टू 3 अल्फा fx प्लस बीटा gx, ओके। तो अगर ये लिमिट को हम अलग अलग दे दे और अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले ले, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx प्लस बीटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 gx, इसे लिख सकते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 gx इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, ये चीज क्या आ गई, 0, यानी कि ये चीज 0 आ गई, ये चीज 0 आ गई। तो हम बोल सकते हैं ना कि अल्फा fx प्लस बीटा gx भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, S1 में, तो S1 हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे S2 जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो हम बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 gx हमेशा के लिए 1 दे दिया गया है, कांस्टेंट 1 दे दिया गया है, तो हम किसी भी फंक्शन के लिए ये लिमिट को 0 नहीं बना सकते, तो ये ऐसे भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और मैं आपको एक और तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि क्यों नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे, चलिए मैं दिखा देता हूँ, S2 में हमें दिया क्या गया है, सच S2 इक्वल्स टू ऑल दोस g such that limit extending to 3 gx इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे कोई भी p एंड q फंक्शन ले ले, px एंड qx बिलोंग्स टू कहाँ से ले ले, S2 में से ले ले, और हम अल्फा बीटा क्या लेना होता है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r लेना होता है, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो px एंड qx S2 में है, तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 px, वो क्या मिल रहा होगा, हमें 1 मिल रहा होगा। और एक चीज मिल रही होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 qx, वो भी हमें क्या मिल रहा होगा, 1 ही मिल रहा होगा। तो अगर हम ये चेक कर ले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 अल्फा और बीटा हमने क्या लिया है, अल्फा इंटू px, तो 1 इंटू px प्लस बीटा इंटू qx, तो 1 इंटू qx, तो ये चीज भी हमारी लिमिट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना, तो वो आ रही है या नहीं, वो चेक करें तो
हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 px प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 qx। तो ये चीज हमारी क्या है, 1 है, प्लस ये चीज भी हमारी 1 है, तो ये चीज तो 2 आ गई, जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या है, 1। तो ऐसे भी वन स्टेप टेस्ट से भी हम कह सकते हैं कि S2 हमारा जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। S3 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, S3 ये दिया गया है, S3 equals to although H such that limit x tending to 3 hx equals to क्या हो, हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो, इस सच कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे ये बोला है कि एग्जिस्ट। ओके, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये 0 भी बना सकता है, तो 0 तो आ ही जाएगा। और अगर एक चीज और ऑब्जर्व करें कि अगर कोई भी हमारा यहाँ पे mx एंड nx कोई फंक्शन है, वो हमें S3 में से ले ले, S3 में से ले ले, और अल्फा बीटा कोई भी R में से ले ले, तो अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करें, लिमिट x टेंडिंग टू 3 mx, क्योंकि mx यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। और लिमिट x टेंडिंग टू 3 हमारा mx जो है वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट। ओके, तो अगर ये चीज अगर हम ऑब्जर्व करें कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 अल्फा mx प्लस बीटा nx, क्या ये चीज भी अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम बोल सकते हैं कि गिवन हमारा वेक्टर स्पेस है। पर ये हम जानते हैं कि अगर अल्फा को बाहर ले ले तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 mx प्लस बीटा लिमिट x टेंडिंग टू 3 nx, ये भी एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो हमारा अल्फा mx प्लस बीटा nx भी S3 में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारी S3 भी वेक्टर स्पेस हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, S1 एंड S3 बट नॉट S2, तो C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 0y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y इक्वल्स टू 5, 1x माइनस 1x स्क्वायर 0xy प्लस y equals to 7. A has no solution in rational numbers. B has solution in real number. C has solution in complex numbers and D has no solution. कुल मिला के हमें ऐसे एक्स वाई ढूंढने हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। तो इसके लिए ऐसा सच कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, पर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। अगर आपने वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाली मेथड पढ़ी हो तो उसमें वो मेथड एक सच होती क्या है, हम इससे ये जो सिस्टम होती है उससे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और वो किस टाइप का होता है, ए जेम बी टाइप का होता है। और मैं आपको इसी एग्जाम्पल की मदद से वो समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेम बी इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ अननोन आ गया, नंबर ऑफ अननोन, तो हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम इज क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेम बी वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ गया, तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेम बी, फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं। तो इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक्स के कोफिशिएंट है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, एक्स स्क्वायर के भी, एक्स वाई के भी और वाई के भी सारे के सारे एक ही लाइन में आने चाहिए। ओके, वो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। मैट्रिक्स बनाए अगर हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 0, जेम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 3 एंड 1 और जेम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 -1 0 1 और जेम करके 7 करें। ओके, तो यहाँ पे हम मेथड वही रहने वाली, हम इसकी मदद से इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे और 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो R2 में से 2 टाइम्स R1 को माइनस करना होगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, यस 0। अगर 2 into 2 4, 1 minus 4 कितना होगा यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। 1 की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू 3 6 यानी कि 3 माइनस 6 तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और 1 माइनस 2 इंटू 0 जो कि नो चेंज होगा। ओके, 5 माइनस 2 इंटू 6 यानी कि 12, 5 माइनस 12 कितना होता है माइनस का 7, तो हम 5 की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 7, माइनस का 7। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, ये एंट्री है उसको भी इसकी मदद से 0 बनाना है तो ये हम कैसे करेंगे R3 माइनस R1 करेंगे। ओके, तो 1 माइनस 1 ये चीज तो 0 हो ही जाएगी, माइनस 1 माइनस का 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 माइनस 3 तो यहाँ पे भी माइनस का 3 आने वाला है। आइए जरा 0 की जगह क्या लिख देते हैं माइनस का 3 लिख देते हैं। 1 माइनस 0 1 का 1 एज इट इज नो चेंज। 7 माइनस 6 तो ये क्या आने वाला है 1 आने वाला है, तो उनकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अभी मैं दूसरे यहाँ पे मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करता हूँ, उसमें क्या करेंगे ये वाली जो एंट्री है उससे इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम रो 1 को तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ऐसी एज इट इज लेने देंगे 1 2 3 0 जेम क्या करेंगे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 1 जेम क्या है माइनस का 7। अभी सीधा में ये जो रो है उसको इसमें से माइनस करो तो ये दोनों आप ये चीजें ऑब्जर्व करो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इतनी चीजें तो 0 होने वाली है। 0 0 0 0। ओके, यहाँ पे 1 माइनस माइनस का 7 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 होगा जो कि 8 होगा। अभी ये जो मैट्रिक्स है यानी कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए मैट्रिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए जेम बी मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे तो ये जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक कितनी है, उसमें कितनी नॉन जीरो रोस है 2 है, तो रैंक ऑफ ए हमारी है वो कितनी है 2 है। पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे अभी ये सारे के सारे ये इग्नोरेंस खत्म कर दे तो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स अगर जेम के बगैर ही हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 रैंक है, यानी कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेम बी जो है वो कितना है 3 है, यानी कि रैंक ऑफ A does not equals to rank of augmented matrix A जेम B। तो हमारा कौन सा केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा जिसमें कि क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि क्यों सॉल्यूशन नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? उसका एक ही रीजन है कि अगर हम ये रो में से अगर यानी कि अभी मैट्रिक्स को ना सोचे और इसी को सोचे इक्वेशन को अगर हम ऐसे ही सोल्व करते तो ये जो कोएफिशिएंट होते तो वो ऐसे ही होते कुछ तो ऐसे ही कोएफिशिएंट होते। मेरा कहने का मतलब है अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इक्वेशन नंबर 2 दे दे और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दे, ऐसे ही जैसे हमने पहले से इस मैट्रिक्स को ये जो दोनों को 0 बनाया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 1 करेंगे तो ये 0 बन पा रहा होगा, फिर इसको 0 बना पा रहेंगे, तो अल्टीमेटली ऐसे ही कोएफिशिएंट बन जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसकी अगर आप सेकंड और थर्ड रो को ऑब्जर्व करोगे तो ये कहना क्या चाहती है, यहाँ पे ये सारे x के कोएफिशिएंट है, ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, ये x y के है और ये y के है। तो ये थर्ड और फोर्थ रो को ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या कहना चाहती है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस का 7 एंड वही सेम चीज माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का y इक्वल्स टू 1, यानी कि यही इक्वेशन का आंसर माइनस 7 भी आए और 1 भी आए, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से और इक्वेशन आप जो भी मन चाहे, ये ऐसा कोई मेथड दी नहीं गई है, पर ऐसे हम सोच सकते हैं कि इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है, डी, हैज नो सॉल्यूशन। एनीवेज एनीहाउ this system has no solution. So D is the correct answer over here. आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, let V denote the vector space of real valued continuous functions on the closed interval 0, 1. Let W be the subspace V spanned by sin x, cos x and tan x and the dimension of W over R is A1, B2, C3 and D infinite। अभी हमें एक तो वेक्टर स्पेस दिया गया है तो किसका है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का है और वो 0, 1 पे है। W be a subspace spanned by this। अभी W का डायमेंशन निकालना है और डायमेंशन निकालने के लिए हमें एक ही चीज कर सकते हैं कि उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट चीजें हैं यहाँ पे वो चेक करना होगा। और हम एक रिजल्ट पढ़ के आते हैं हमेशा के लिए, अगर U एंड V सपोज कोई वेक्टर स्पेस या सब स्पेस में है तो अल्फा U प्लस बीटा V इक्वल्स टू 0 हो if and only if अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, और अदरवाइज हम बोल देंगे अगर कोई एक भी नॉन जीरो स्केलर के लिए चीज 0 हो गई तो बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है। कुल मिला के हमें sin x, cos x एंड tan x क्या लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो चीजें चेक करनी है। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम कोई भी अल्फा, बीटा एंड गामा स्केलर ले ले तो हम अल्फा साइन x प्लस बीटा कोस x प्लस गामा टेन x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अभी हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है, यानी कि आप ऐसे सोचो कि अल्फा, बीटा एंड गामा हमें निकालने हैं तो 3 अननोन है तो हमारे पास कोई 3 इक्वेशन भी तो होनी चाहिए, और कोई 3 इक्वेशन होनी चाहिए तो हम वो कहां से लाएंगे, एक ही चीज तो कर सकते हैं, x की अलग अलग वैल्यू पुट करके हम ला सकते हैं। तो x की अलग अलग वैल्यू लेनी है, पर वो कहां से ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच में से ही ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 0, π/6 और π/4 जो है वो हमारे 0 से 1 के बीच में आते हैं। तो वो हम एक काम करते हैं, वो चीजें क्या आती है वो भी हम लिख देते हैं। अगर हमारी डिग्री कोई है 0, π/6, π/4
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/3 और π/2। अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाले, साइन x, ये क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। यहाँ पे अगर cos x की वैल्यू हो तो वो क्या होती है, 1√3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0 होता है। सिमिलरली अगर tan की वैल्यू भी निकाल ले तो ये क्या होता है, 0, 1/√3 होता है, यहाँ पे 1 और √3 होता है और यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। ये तीनों वैल्यू के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी तीन वैल्यू के लिए, ये वाली, ओके। ये एक तो 0 के लिए पुट करेंगे, एक तो π/6 और एक π/4 के लिए पुट करेंगे, ओके। क्योंकि उससे आगे वाली वैल्यू से वो 1 इंटरवल से बाहर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 0 वाली वैल्यू पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू 0 और cos की 1 और tan की 0। साइन की वैल्यू 0 यानी कि अल्फा इंटू 0, हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं अभी, और बीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और गामा इंटू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तीनों के इक्वल अगर पुट कर दे तो इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से तो हम यही बोल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो गया, बीटा 0 हो गया। हमारी ये इक्वेशन अभी क्या बन जाएगी, अल्फा साइन x, ये हमें मिल गया तो हम इसे बॉक्स कर देते हैं, साइन x प्लस गामा tan x, ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 0। अभी हम π/6 के लिए ऑब्जर्व करें तो साइन और tan, ये 1/2 और 1/√3 है, ओके। तो अल्फा इंटू 1/2 प्लस गामा इंटू 1/√3 इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम। अभी एक x की वैल्यू एक और ले लेते हैं और वो π/4 ले लेते हैं। तो साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 अल्फा इंटू 1/√2 प्लस गामा इंटू, ये चीज क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है, गामा इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो गामा की यहाँ से वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, गामा की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दे, मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो हम इससे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 1/2, गामा की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस का अल्फा अपॉन √2, माइनस का अल्फा अपॉन √2 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा को कॉमन ले ले, 1/2 माइनस 1/√6 इक्वल्स टू 0। तो a इंटू बी 0 कब होगा, अगर तो a 0 या तो b 0, हमें दिख रहा है कि b तो कभी 0 होगा ही नहीं, ऑब्वियसली अल्फा इक्वल्स टू 0। और अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 है वो इसमें पुट करे तो ये गामा इक्वल्स टू 0 मिल गए, गामा इक्वल्स टू 0। कुल मिला के हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 0। हमारा तीनों के तीनों ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट चीजें उतना ही सबस्पेस का डायमेंशन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट M फॉर R विद स्पेस ऑफ ऑल 4x4 matrices over R. Let W equals to Aij belongs to M for R such that summation K equals to I plus J Aij equals to 0 for K equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then dimension of V is A7, B8, C9 and B10. पहले तो एक M4R मैट्रिक्स टाइप दिया गया है और W उसकी सबस्पेस दी गई है। सबस्पेस कैसे दी गई है, उस मैट्रिक्स पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के, ओके। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये मैं मैट्रिक्स को आपको लिख के ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम 4x4 का मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, A13 और A14। सेकंड रो कौन सी होती है, A21, A22, A23 और A24। थर्ड रो क्या होती है, A31, A32, A33
3 3 और A3 4 और फोर्थ रो कौन सी होती है A4 1 A4 2 A4 3 और A4 4। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होता है। अभी हम रिस्ट्रिक्शन को लगाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज है और उसी से हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसका यानी कि सब स्पेस का डायमेंशन क्या होता है W का। ओके, रिस्ट्रिक्शन कुछ इस प्रकार की है कि I+6 यहाँ पे अगर हम सपोज कि k इक्वल्स टू 2 ले ले, यहाँ पे यही होगा ना, समेशन k इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू I+j aij। कुल मिला के यह चीज ऐसा बोल रही है कि ये जो सफिक्स में एंट्रीज दी गई है उसका अगर आप सम करो और 2 निकले यानी कि वो चीज 2 हो तो ऐसे सारे के सारे aij के सम जो है वो 0 होता है, यानी कि ये चीज का सम 0 होगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 3 क्या होगा, 2 + 1 3 होगा और 2 + 1 3 होगा, तो ये दोनों चीजों का सम 0 होने वाला है, ऐसा बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऐसा है। और ये तीनों चीजों का 3 + 1 4 2 + 2 4 और 3 + 1 4, तो ये भी 0 होने वाला है। तो ये यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0 और ये 0, 0 ये 0 और ये 0, और ये 0 कर दिए, उसका मतलब क्या है, इसमें से कौन सी एंट्री डिपेंडेंट होगी और कौन सी एंट्री इंडिपेंडेंट होगी। तो ये जो एंट्री है ये तो 0 हो गई, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। मैं अगर दूसरी हिंट से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 हो गई। अभी ये एंट्री है, ये दोनों का सम 0 है, ये दोनों का सम 0 है, तो ये क्या होगी, माइनस A21 है वो क्या होगी, माइनस का A12 होगी, तो ये भी हम नहीं काउंट करेंगे। सिमिलरली ये तीनों का सम 0 है तो इसको A31 है। मेरा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से रहेगा यहाँ कि A13 प्लस A22 प्लस A31 इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो हम ये जो A31 है वो डिपेंडेंट हो जाएगी। कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, A13 प्लस A22, तो इस प्रकार से ये डिपेंडेंट हो जाएगी, तो इस तरीके से ये काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली ये जो एंट्री है उसको ये इन तीनों के सम के तौर पे लिख सकते हैं, तो ये एंट्री भी काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली ये भी नहीं करेंगे और यहाँ पे ये नहीं करेंगे और ये तो ऑलरेडी 0 है तो ये भी नहीं करेंगे। तो उसके सिवा हमारी जितनी भी एंट्रीज बच गई उतना ही ये सबस्पेस का डायमेंशन होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो सबस्पेस है उसका डायमेंशन कितना होगा, 9। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट U1 U2 एंड सो ऑन UK be a subset of non-zero vectors from Rn. Now consider the two statements given below. 1. If S is linearly dependent in Rn, then UK is a linear combination of U1, U2 and so on UK minus 1. Okay. 2. If S is linearly independent set in Rn, then K is always less than N. Which of the following statements is true? A. Statement 1 is false and statement 2 is true. B. Statement 1 is true and statement 2 is false. C. Both statement 1 and statement 2 are false. And D. Both statement 1 and statement 2 are true. Okay. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। चलिए यहाँ पे Rn है ना, Rn की जगह हम R3 ले लेते हैं, इसी से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एस ले ले, एस सेट ले ले, वो क्या ले ले, 1 1 0 ले ले,
यहाँ पे 2 2 0 ले ले, 0 0 1 ले ले। स्टेटमेंट 1 ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इन Rn, तो यहाँ पे kth वेक्टर है, kth वेक्टर हमारा ये होगा, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 अप टू k माइनस 1, यानी कि ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या ये कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर कोई भी सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है ना, तो उसमें कोई एक वेक्टर तो ऐसा जरूर मिलता है कि वहां पे हम उसे दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। अभी ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट तो है, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक वेक्टर तो ऐसा जरूर ना जरूर मिल ही जाएगा कि जिसको हम दूसरे जो वेक्टर से उसकी लीनियरली कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? यहाँ पे आप सेकंड वेक्टर को ऑब्जर्व करो, 2 2 0 दिया गया है, तो उसे हम ये तो लिख सकते हैं ना, 2 into 1 1 0, यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस 0 into 0 0 1, ये वाला वेक्टर तो यही बन जाएगा ना। तो यस, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर निकलेगा कि जिसको हम बाकी के जो वेक्टर से उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पा रहे होंगे। भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि थर्ड वेक्टर को ही हम लीनियरली डिपेंडेंट बोल दें, ये तो जरूरी नहीं है ना। ये एग्जांपल ये आप देख लो, थर्ड वाला तो इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो ये ऐसे हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन Rn then K is always less than n, यानी कि अगर हम R3 ले ले और ये S सेट लिखे तो वो ये बोल रहा है कि इसमें अगर K एलिमेंट है तो वो ऑलवेज लेस देन 3 होने चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? नो भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर ये हम लिख दे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो यहाँ पे तो हमारा k इक्वल्स टू भी 3 आ गया और n भी हमारा 3 है, तो k इक्वल्स टू n है, नॉट k स्ट्रिक्टली लेस देन n, क्योंकि ये इसमें तीनों के तीनों हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और वहां पे तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और Rp हमारा 3 है, यानी कि R3 सेट है, तो ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।